अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत ही प्यारी बात कही थी कि इंसान का जो बौद्धिक विकास होता है यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है वो उसके जन्म से स्टार्ट होना चाहिए और कब तक चलना चाहिए, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। मतलब पूरी लाइफ में, एंटायर लाइफ, पूरे जीवन में इंसान को सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ पर करना चाहिए? अपने बौद्धिक विकास पर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसको सीधे से रिलेट कीजिए अपनी प्रिपरेशन से, अपनी स्टडी से। आप में से सभी लोग, हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है। इस क्राइटेरिया को, इस थिंकिंग को, इस मोटिव को जो आपने बना रखा है, इसको हमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको नौकरी के पीछे नहीं भागना है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन ये वास्तविकता है। आप तैयारी कर रहे हैं जॉब को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवर्स सोच करके देखिए कि अगर हम जॉब को ध्यान में न रख के किस चीज़ को ध्यान में रखें? नॉलेज, मतलब जो भी हम इनपुट देते हैं दिमाग को, जो भी डाटा हम अपने दिमाग में फीड कर रहे हैं थ्रू बुक्स, टीचर्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया, मतलब जहाँ से भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ से भी आप चीज़ें ले रहे हैं, अपने दिमाग को जॉब के पर्पस को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को फीड ना करें दिमाग में। आप फोकस करें किस चीज़ पर? लर्न करने पर। आप फोकस करें किस चीज़ पर? सीखने पर। आप फोकस करें किस पर? नॉलेज पर, कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है, हमको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। और यकीन मानिए, अगर आप जॉब को ध्यान में रख के तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस लेंगे, लेकिन आप नॉलेज को ध्यान में रख के तैयारी करेंगे, नौकरी पर फोकस नहीं करना है, नॉलेज पर फोकस करना है। और यकीन मानिए, नॉलेज पर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट्स जो हैं अच्छे मिलेंगे, 100% अच्छे मिलेंगे। चीज़ें वही हैं, बस सोच थोड़ी सी अलग है। नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर 5 मिनट का इस तरीके का सेशन हो जाता है तो उससे एक रिफ्रेशमेंट महसूस होता है, प्रेशर जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, एक तरह का कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है। इसी वजह से मैं कभी कभी क्लास स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट की ऐसी कुछ चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। खैर छोड़िए, सीधे टॉपिक पर आते हैं, पॉइंट पर आते हैं। राजपूत काल हम पढ़ रहे थे और राजपूत काल में उसी अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं चंदेल वंश, परमार वंश और इसके साथ साथ सोलंकी वंश जो है। इन तीनों को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बने रहिए मेरे साथ में, ज़्यादा समय आपका लूंगा नहीं, 5 मिनट हो सकता है आपकी मैंने स्टार्टिंग में ख़राब कर दी हूँ, लेकिन आने वाला जो समय है इसमें कम से कम समय में इन तीनों वंशों को, यानी कि तीनों वंशों को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें आपका स्पेंड होगा। लेकिन इन तीनों वंशों को मैं आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में इस तरीके से कंप्लीट करा दूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपका कोई फैक्ट भी नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं चंदेल वंश के ऊपर। ठीक है, चंदेल वंश को अगर अलग तरीके से बोलें तो इसको ऐसे भी बोलते हैं, जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड का चंदेल वंश। ठीक है, जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड का चंदेल वंश। जेजाक भुक्ति इस वर्ड का मतलब क्या है? बुंदेलखंड को ही पुराने टाइम में जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। वैसे इसका जो इंट्रोडक्शन है क्लास का, राजपूत काल का, जो एक तरह से कह सकते हैं प्रस्तावना की अगर हम बात करें, तो प्रीवियस क्लासेस में हम उनको पूरी तरीके से समझ चुके हैं। यहाँ पर मैं सीधे अपने टॉपिक पर जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो भी बताने वाला हूँ, उसी पर बात करते हुए सीधा आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो जैसा कि पिछले क्लास में भी आपने देखा था कि ज़्यादातर, जैसे सबसे पहले हमने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में पढ़ा था। गुर्जर प्रतिहारों के बाद में राजपूत काल में जितने भी जो वंश थे, वो उनमें से काफ़ी सारे वंश जो थे वो प्रतिहारों के सामंत के रूप में थे। स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपना जो है उत्पत्ति जब उनकी हुई थी, उन वंशों का जब भी ओरिजिन हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो प्रतिहार वंशों के क्या थे? सामंत के रूप में थे। तो उन्हीं में से एक चंदेल वंश भी था, ये भी प्रतिहारों के सामंत थे। इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो खजुराहो थी। ठीक है, तो अब चंदेल वंश के जितने भी शासक हुए हैं उनकी वंशावली को ध्यान में रखते हुए कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से शासक से जुड़ी हुई घटना कितनी इंपॉर्टेंट है और कहाँ से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को चीज़ों को हम क्लियर करते चलेंगे। कोई भी शासक आपका छूटेगा नहीं। सबसे पहले बात करते हैं नन्नुक। इसका जो शासन काल है 831 से 900 ईस्वी के बीच में है। ये इस वंश का संस्थापक था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। ठीक है, प्रारंभ में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये लोग जो थे प्रतिहारों के सामंत थे, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में कार्य करते थे। जब नन्नुक ने चंदेल वंश की नींव रखी थी, स्थापना इसकी करी थी, तब यह स्वतंत्र रूप में जो है कार्य नहीं कर रहा था, एक फ्री एम्परर नहीं था, एक स्वतंत्र शासक नहीं था।
ठीक है, इसकी कुछ उपाधियां थी, इसने नृप की उपाधि धारण की थी, महीपति की उपाधि धारण की थी, ये दोनों उपाधियां थी इसकी। और ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो ही चुकी है कि ये स्वतंत्र शासक नहीं था। आगे जैसे जैसे हम आगे शासकों के बारे में पढ़ते जाएंगे वहाँ पर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस शासक के शासनकाल में एक तरह से जो चंदेल वंश था वो कंप्लीटली क्या हो गया था, फ्री हो गया था, स्वतंत्र राज्य के रूप में उसकी स्थापना हो गई थी। नन्नुक के बाद में काफ़ी सारे शासक होते हैं, उनके शासनकाल के विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी जो है हमें पुस्तकों से प्राप्त नहीं होती है। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि स्थापना से जुड़ा हुआ या संस्थापक से जुड़ा हुआ प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे नन्नुक के बाद में आप देखेंगे तो वाकपति शासक हुआ, जयशक्ति शासक हुआ, उसके बाद में विजय शक्ति, फिर राहिल। तो इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आज तक किसी भी एग्जाम में देखा नहीं गया है। लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको क्यों बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ, इनके बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन एक क्रम मैंने बताया था। हमेशा हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ऑर्डर, क्रम, जो उसका एक अरेंजमेंट है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, जिससे आपको ऐसा लगे कि कहीं पर भी कोई चीज़ छूट नहीं रही है। ठीक है, तो एक क्रम बना रहे चीज़ का, उस क्रम को मेंटेन करने के लिए मैं सारे शासकों के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो नन्नुक के बाद के शासक ये हैं, इनको आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। अब इसमें से चौथा वाला है राहिल। इस राहिल का पुत्र था हर्ष। ठीक है, इस हर्ष को हर्षवर्धन मत समझना, ये अलग है। ठीक है, चंदेल वंश का शासक है हर्ष। 900 से 925 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ये चंदेल वंश का एक शक्तिशाली शासक था और इसके समय में यानी हर्ष के समय में चंदेल वंश जो है एक कह सकते हैं फ्री एम्पायर के रूप में यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में ये सामने आता है। नन्नुक ने जब स्थापना करी थी चंदेल वंश की तब वह स्वतंत्र शासक नहीं था, लेकिन हर्ष के समय तक आते आते चंदेल वंश जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, यानी स्वतंत्र एक राज्य के रूप में, और हर्ष एक स्वतंत्र शासक के रूप में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एक बहुत शक्तिशाली शासक था। इसने इसका एक खजुराहो लेख है, उसमें इसकी उपाधि के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी और इसने एक पॉलिसी अपनाई थी वैवाहिक संबंध, जो कि देखा जाए तो प्रीवियस टाइम में बहुत सारे शासकों के द्वारा ये नीति अपनाई गई थी, वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी पावर को बढ़ाना, अपने राज्य का विस्तार करना। ठीक है, तो इसने भी वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया था। इसने चौहान वंश की कन्या कंचुका से विवाह किया था। इसके अलावा कलचुरी नरेश कोक्कल के साथ इसने अपनी कन्या की शादी की थी और इसकी कन्या का नाम था नट्टा देवी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख लीजिए। हर्ष का पुत्र था यशोवर्मन। हर्ष का पुत्र था यशोवर्मन। 925 से 950 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा और इससे जुड़ी हुई एक ही जानकारी महत्वपूर्ण है कि इसने खजुराहो के विष्णु मंदिर, या जिसको चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण इसने कराया था यशोवर्मन ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ आपको ये बताता चलता हूँ कि कौन सी चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी, बीच में आपको कुछ याद नहीं रखना है। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने, इतना याद रखिए। उसके बाद में यशोवर्मन, इसने खजुराहो के विष्णु मंदिर या चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, ये आप याद रखिए। धंगदेव, ठीक है, यशोवर्मन का पुत्र था धंगदेव। 950 से 1002 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। प्रतिहारों से वास्तविक स्वाधीनता इसके समय में मिली। अब पूरे ऑर्डर को समझने का प्रयास कीजिए। नन्नुक ने स्थापना करी थी चंदेल वंश की। उसके बाद में हर्ष के समय में जो है, जो चंदेल वंश है वो स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर करके सामने आता है। हर्ष अपने आप में एक स्वतंत्र शासक था, लेकिन वह पूर्ण रूप से हम ऐसा नहीं कह सकते। उसके बाद में भी प्रतिहारों का कहीं ना कहीं इंटरफेयर रहा है इस पूरे वंश में। इसके बाद में धंगदेव के समय में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि प्रतिहारों से धंगदेव के समय में जो चंदेल वंश था पूर्ण रूप से स्वाधीनता पा चुका था। प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं था। ठीक है, इसने राजधानी को चेंज किया। राजधानी इसने कहाँ बनाई? कालिंजर बनाई। इसके बाद में इसका पुत्र शासक बना गंडदेव। 1002 से 1019 तक इसका शासनकाल रहा। कोई विशेष जानकारी इसके बारे में प्राप्त नहीं होती है, ना ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आता है शासक आपका विद्याधर। 1019 से 1029 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल रहा। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, विद्याधर से, विद्याधर को आपको याद रखना है। चंदेल शासकों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल एम्परर अगर कोई था तो वो था विद्याधर। ठीक है, इसके समय पे महमूद गजनबी के आक्रमण हुए थे और महमूद गजनबी के जो आक्रमण थे उनका सफलतापूर्वक इसने प्रतिरोध किया था। ठीक है, इसके बाद में विजयपाल आता है, फिर देववर्मन आता है। ठीक है, देववर्मन का छोटा भाई था कीर्तिवर्मन, जो कि 1060 से लेकर के 1100 ईस्वी तक शासक रहा था। इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान रहते थे जिसका नाम था कृष्ण मिश्र। ठीक है,
कीर्तिवर्मन के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कृष्ण मिश्र रहते थे। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, प्रबंध चंद्रोदय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कृष्ण मिश्र के द्वारा प्रबंध चंद्रोदय की रचना की गई थी। ये कीर्तिवर्मन के दरबार में रहते थे। इसके बाद में मदन वर्मा 1100 से 1163 ईस्वी तक। अब जब मदन वर्मा का शासनकाल आता है तो जैसे देखेंगे आप, हर्ष के समय में थोड़ा सा प्रतिहारों से स्वतंत्रता मिली। ठीक है, उसके आगे धंगदेव के शासनकाल में जो है थोड़ा सा और फ्रीली ये महसूस करते हैं चंदेल वंश के शासक। मदन वर्मा जब शासक बना था 1100 ईस्वी में, तो कुछ स्थान ऐसे थे चंदेलों के, जैसे कि कालिंजर हो गया, खजुराहो हो गया, अजयगढ़ हो गया, महोबा हो गया, ये चंदेलों के हाथ से निकल गए थे। आपस में परस्पर संघर्ष की चीज़ें चल रही थी। तो कालिंजर, खजुराहो, अजयगढ़ और महोबा जो है ये चंदेलों के राज्य में ही आते थे, उन्हीं के साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन ये निकल गए थे। ठीक है, ये दूसरे राजाओं ने जीत लिया था। मदन वर्मा के समय में ये 4 स्थान जो थे, कालिंजर, खजुराहो, अजयगढ़, महोबा, इन पर इसने दोबारा से अपनी सत्ता स्थापित की थी। इसके बाद में आता है परमर्दी देव। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। परमर्दी देव ये चंदेल वंश का संभवतः अंतिम महान शासक था। पृथ्वीराज चौहान से इसकी शत्रुता थी। और आपने जैसे एक 2 बड़े वीर कह सकते हैं सैनिकों का नाम सुना होगा, आल्हा और ऊदल। ठीक है, आल्हा ऊदल, आल्हा और ऊदल से जुड़ा हुआ प्रश्न ये पूछा जाता है, आल्हा और ऊदल किसके दरबार में थे, या फिर आल्हा और ऊदल किसके सेना में जो है ये सैनिक थे। तो ये परमर्दी देव की सेना में थे। जब परमर्दी देव पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान के बीच में आपस में शत्रुता थी। तो परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक बार युद्ध हुआ था। उसी युद्ध में आल्हा जो है ये जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, 1203 में कुतुबुद्दीन ने परमर्दी देव को हरा दिया था और कालिंजर के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। फरिश्ता लिखता है कि इसके मंत्री अजय देव ने ही इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, अजय देव ने ही इसकी जो है हत्या कर दी थी। इसके बाद में आता है आपका परमार वंश, मालवा से रिलेटेड है। ये भी संभवतः राष्ट्रकूट या फिर गुर्जर प्रतिहारों के सामंत रहे थे। इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, बाद में जो है राजधानी को स्थानांतरित करके धार मध्य प्रदेश में ले जाया गया। ठीक है, परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र, या कहीं कहीं पर इसका नाम कृष्णराज भी मिलता है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति को इंगित करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उपेंद्र और कृष्णराज दोनों अलग अलग नाम हैं, लेकिन संभवतः ये एक ही व्यक्ति के नाम हैं। ठीक है, तो यही इनका संस्थापक था। और उपेंद्र कृष्णराज के बाद में कई सारे शासन हुए, जैसे कि 790 ईस्वी से लेकर के अगर बात करें 945 ईस्वी तक, तो लगभग इस समय काल में लगभग 4 शासकों ने जो है शासन किया था परमार वंश के, जिसमें से बैरी सिंह प्रथम, सीयक प्रथम, बागपति प्रथम, बैरी सिंह द्वितीय। ठीक है, ये 4 शासक थे। ये 790 से लेकर के 945 ईस्वी तक इन्होंने परमार वंश को जो है संभाला था। इसके बाद में ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ऑर्डर, क्रम नहीं टूटना चाहिए। जो एक ऑर्डर है, क्रम है, वो बने रहना चाहिए। उससे एक लिंक जो है महसूस होता है और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं स्किप हो रही हैं, छूट रही हैं। इसके बाद में इन चारों शासकों का शासनकाल सम्मिलित रूप से 790 से लेकर के 945 ईस्वी के बीच में रहा है। अब इनसे जुड़ी हुई कोई जानकारी ऐसी नहीं आती है जो एग्जाम में पूछी जाती हो। जानकारी जो आती है वो मैं आपको बताता चलूँगा कहाँ से प्रश्न बनता है। तो वैरी सिंह के बाद में शासन बनता है श्रीहर्ष। बहुत सी जगह पर श्रीहर्ष का नाम सीयक जो है देखने को मिलता है। सीयक या फिर श्रीहर्ष, ये एक ही नाम है, इसको याद रखेंगे। तो सीयक प्रथम जो है उस शासनकाल में पहले ही उसका नाम आ चुका है। तो दूसरा जो सीयक था या श्रीहर्ष था, उसको सीयक द्वितीय या श्रीहर्ष द्वितीय के नाम से जानते हैं। 945 से 972 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। यह परमार वंश का पहला स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक था। ठीक है, क्योंकि जैसा कि पिछले वंश से ही चला आ रहा है, ज़्यादातर जो शासक थे वो या तो प्रतिहार वंश, जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, उसके सामंतों के रूप में उन्होंने अपना जो है स्टार्टिंग करी थी। तो जैसे स्थापना करी थी, स्थापना के बाद में जब परमार वंश की जैसे स्थापना हुई थी, तो जो स्थापना के समय पर ये स्वतंत्र नहीं था अपने आप में। ठीक है, श्रीहर्ष के समय तक जब हम आते हैं तो प्रतिहारों से ये पूर्णतः स्वतंत्र हो चुके थे और श्रीहर्ष जो है प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक था परमार वंश का। श्रीहर्ष का एक दत्तक पुत्र था वाकपति मुंज, हालांकि इसका खुद का भी एक पुत्र था सिंधुराज। ठीक है, इसके श्रीहर्ष का एक दत्तक पुत्र था वाकपति मुंज और एक था इसका अपना वास्तविक पुत्र सिंधुराज। लेकिन श्रीहर्ष के बाद में वास्तविक जो उत्तराधिकारी बना था वो वाकपति मुंज बना था। ठीक है, 992 से 998 लगभग 6 साल तक इसका शासनकाल रहा। इसने श्रीवल्लभ, पृथ्वी बल्लभ,
अमोघ वर्ष, ठीक है, ऐसी उपाधियां इसने धारण की थी। 6 साल शासन करने के बाद में 998 में मुंज का छोटा भाई सिंधुराज, जो कि श्रीहर्ष का वास्तविक पुत्र था, मतलब इसका सगा पुत्र था, 998 में ये जो है शासक बनता है। इसने कुमार नारायण, शाहसांक जैसी उपाधियां धारण की। हूणों का पूर्ण रूप से दमन करने का श्रेय भी इसको जाता है। हूणों का इसने पूर्ण दमन करने में भी अपना जो है योगदान दिया था। चालुक्य शासक मूलराज प्रथम के पुत्र चामुंड राय के द्वारा ये पराजित हुआ था। सिंधुराज का पुत्र राजा भोज 1010 से 1055 ईस्वी तक शासक रहा। और परमार वंश में से अगर प्रश्न की बात करें तो सर्वाधिक बार जब भी प्रश्न पूछा जाता है जनरली, तो वो राजा भोज से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। उदयपुर प्रशस्ति लेख में राजा भोज को मलय पर्वत का स्वामी कहा गया है। उदयपुर प्रशस्ति लेख में राजा भोज को मलय पर्वत का स्वामी कहा गया है। कविराज की भी उपाधि इसको दी गई थी। राजा भोज स्वयं एक विद्वान और एक उच्च कोटि का जो है कह सकते हैं लेखक या कवि था। और इसके दरबार में ऐसा कहा जाता है 500 विद्वान जो है रहा करते थे, या ऐसा कह सकते हैं कि इसने लगभग 500 विद्वान जो थे, जो अलग अलग विधाओं, अलग अलग कलाओं में पारंगत थे, उनको इसने अपने दरबार में संरक्षण दिया था। ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? आईने अकबरी से। आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने, ठीक है। अबुल फजल की आईने अकबरी में यह जानकारी प्राप्त होती है कि राजा भोज के दरबार में 500 से ज़्यादा विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। राजा भोज, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसने कविराज की उपाधि धारण की थी, स्वयं विद्वान था, कवि था, लेखक था। तो इसने कुछ रचनाएं करी हैं, जैसे आयुर्वेद सर्वस्व, ये जो है चिकित्सा से रिलेटेड ग्रंथ है। सम्रांगण सूत्रधार, ठीक है, सम्रांगण सूत्रधार ये स्थापत्य कला जो होती है, यानी जो भवन निर्माण कला, बिल्डिंग निर्माण कला जो होती है, उससे जुड़ा हुआ ग्रंथ है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राजमार्तंड, विद्या विनोद, चारु चर्चा और मुक्ति कल्पत्रु, ये ग्रंथ जो हैं ये राजा भोज के द्वारा लिखे गए थे। राजा भोज के वैसे तो बहुत सारे दरबार में विद्वान थे, कवि थे, लेकिन प्रमुख दरबारी कवियों की अगर बात की जाए तो भास्कर भट्ट, दामोदर मित्र, धनपाल, ये जो हैं राजा भोज के प्रमुख दरबारी कवियों में माने जा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, जो राजधानी थी, बाद में धार जो है इनकी स्थानांतरित कर दी गई थी मध्य प्रदेश में। तो धार में राजा भोज ने क्या किया था? भोजशाला, एक महाविद्यालय था, उसमें वाग देवी की प्रतिमा जो है स्थापित करवाई थी। और इस वंश का जो संभवतः हम अंतिम शासक अगर मान सकते हैं तो वो महालक देव था, ठीक है। इतनी जानकारी आपको सिर्फ परमार वंश के बारे में देखनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ से बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और आज का इस सेशन का जो लास्ट वंश जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, चालुक्य वंश, ठीक है। चालुक्य वंश, इसको हम सोलंकी वंश भी कहते हैं, ये गुजरात का चालुक्य वंश है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि चालुक्य वंश की कई शाखाएं, कई जो है ब्रांचेस थी, चालुक्य वंश की कई शाखाएं थीं। जैसे आपने यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गुजरात के चालुक्य, क्योंकि ये राजपूत एरा से रिलेटेड है। एक आपने पढ़ा होगा वातापी के चालुक्य या वादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। तो कई सारी शाखाएं थीं, चालुक्यों की अलग अलग शाखाएं हैं, वो एक अलग जो है एरा से संबंधित हैं, अलग काल से संबंधित हैं। यहाँ पर हम राजपूत काल को विशेष रूप से पढ़ रहे हैं। और राजपूत काल के अंतर्गत हम अनिलवाड़ जो कि गुजरात था, अनिलवाड़ या गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको सोलंकी वंश अगर हम बेटर तरीके से कहें, या आपको अगर कंफ्यूज नहीं होना है, तो जनरली इसको आप सोलंकी वंश के नाम से जानें, तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी और समझने में दिक्कत नहीं होगी, कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगी, ठीक है। तो जो चालुक्य या सोलंकी वंश था अनिलवाड़ या गुजरात का, ये अग्निकुल यानी अग्निकुंड का जो सिद्धांत या अग्निकुल का सिद्धांत जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था, उन्हीं अग्निकुल के राजपूतों में से एक थे सोलंकी वंश या चालुक्य वंश, ठीक है। वृहत संहिता जो लिखी है किसने? वराह मिहिर ने। मैंने आपको ये भी बताया है, वराह मिहिर के द्वारा जो वृहत संहिता ग्रंथ लिखा गया है, उस वृहत संहिता में इन सोलंकी वंशी जो लोग थे, या सोलंकी वंश था, या सोली वंशी जो शासक थे, इनको सुलिक जाति का माना गया है, सुलिक जाति का। और कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सुलिक जाति के ये लोग थे, और सुलिक जाति से ही वो ट्रांसफॉर्म होकर के ये शब्द जो है सोलंकी बना, ठीक है। इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक एवं संरक्षक थे। अब इसकी वंशावली पर एक नज़र डालते हैं।
इसका जो शासक था संभवतः पहला सबसे शासक मूलराज प्रथम 941 से 995 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ये इस वंश का संस्थापक था। इसने अनिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। मूलराज प्रथम के बाद में इसका पुत्र शासक बनता है चामुंडराय। 995 से लेकर 1008 तक इसका शासनकाल है। चामुंडराय के बाद में दुर्लभ राज 1008 से 1022 ईस्वी तक। दुर्लभ राज के बाद में उसका भतीजा भीमदेव प्रथम जो है शासक बनता है। 1022 से लेकर के 1064 तक इसका शासनकाल रहता है। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी हैं, केवल मैं आपको ऑर्डर वंशावली जरूर बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ जो चीज़ की आवश्यकता है, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है, उसी पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो भीमदेव प्रथम, ये इसके बारे में थोड़ा सा जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। 1022 से 1064 तक इसका शासनकाल रहा। इसके सामंत, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका सामंत था एक विमल शाह। विमल शाह ने क्या किया था, माउंट आबू आपने सुना होगा, आबू पर्वत जो है राजस्थान में, तो आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आपने देखा है, आर्ट एंड कल्चर से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो कहाँ पे हैं। ठीक है, तो वो माउंट आबू में है। तो भीमदेव प्रथम का सामंत था विमल शाह। विमल शाह ने माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगर वास्तुकार की बात आती है या इनका निर्माण करने वाले व्यक्तियों की बात आती है, तो इसके वास्तुकार जो थे वो थे वास्तुपाल और तेजपाल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। विमल शाह ने जो है बनवाया था, लेकिन अगर वास्तुकार की बात आती है, किसका डिजाइन कैसे बनेगा, वास्तुकार मतलब एक समझने की दृष्टि से अगर मैं बोलूँ तो सिविल इंजीनियर, इंजीनियर जो था जिसने नक्शा तैयार किया, किस तरीके से मंदिर बनाया जाएगा, क्या उसका जो है प्रोसीजर रहेगा, वो वास्तुपाल और तेजपाल ने किया था। 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी का आक्रमण होता है। तो वो जो मंदिर होता है सोमनाथ का, उसको वो ध्वस्त कर देता है, वहाँ से लूट लाट के जो है बहुत सारा धन संपदा लेकर के वो चला जाता है। तो जो मंदिर ध्वस्त किया गया था, उस मंदिर का पुनर्निर्माण भी किसने करवाया था, भीमदेव प्रथम ने करवाया था। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं, चाहे वो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, इसका सामंत कौन था, विमल शाह, इसके अलावा ये जो मंदिर के पुनर्निर्माण वाला जो फैक्ट है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए, इनको आप याद रखेंगे। इसके बाद में इसका पुत्र कर्ण शासक बनता है 1064 से 1094 तक। इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती नहीं है, ना ही यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कर्ण के बाद में जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज ये 1094 से 1143 तक जो है शासक रहा था। शैव मत का यह अनुयायी था, शिव को मानता था। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जयसिंह सिद्धराज से जुड़ा हुआ, वो है कि इसने जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण दिया था। ये खुद शैव धर्म को मानता था, शैव मत का अनुयायी था, लेकिन इसके साथ साथ अदर जो संप्रदाय थे, धर्म थे, उनका भी यह सम्मान कर रहा था। और इसका उदाहरण यहीं से आप देख सकते हैं कि इसने जैन मुनि या जैन आचार्य हेमचंद्र को जो है अपने दरबार में संरक्षण दिया था। इसके बाद में कुमारपाल 1143 से 1172 तक, इसको जो है जैन धर्म में दीक्षित किसने किया था, हेमचंद्र ने। ठीक है, परम अरहत की इसने उपाधि धारण की थी। इसके अलावा कुमारपाल इन पूरे कह सकते हैं शासकों में इकलौता एक ऐसा शासक था जिसने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया, शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपने देखा था थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सोमनाथ पर जब आक्रमण हुआ था महमूद गजनबी का, तो मंदिर का पुनर्निर्माण जो करवाया था, तो उसमें से कुछ बचा कुचा कार्य था, या फिर हम कह सकते हैं कि अंतिम रूप से सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण की अगर बात करें, अंतिम रूप से फाइनली उसको जो है कंप्लीट जो करवाया था वो कुमारपाल ने करवाया था। ठीक है, जयसिंह सूरी एक कवि थे। जयसिंह सूरी नाम के कवि ने कुमारपाल चरित काव्य जो है लिखा है, ग्रंथ लिखा है, इसमें इसका गुणगान किया गया है। इसने अर्णोराज की पुत्री जलहणा देवी, ठीक है, अर्णोराज की एक पुत्री थी जलहणा देवी, उससे इसने विवाह किया था। और ऐसा कहा जाता है कि इसी के भतीजे अजयपाल द्वारा विष देकर के इसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद में शासक बनता है अजयपाल 1172 से 1176 तक। इसके समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है, वो ये है कि कुछ लोग शैव धर्म को मानते थे, कुछ शासक भी शैव धर्म को मानते थे। पिछले जो स्टार्टिंग के शासक थे वो जैन धर्म के पोषक थे, तो जैन धर्म और शैव धर्म को मानने वाले जो उनके मतानुयायी थे, उनके बीच में गृह युद्ध अजयपाल के समय में छिड़ जाता है। इस समय पर बहुत सारे जैन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और बहुत सारे जैन मुनि जो होते थे, जैन साधु जो होते थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। अजयपाल के बाद में अजयपाल का पुत्र मूलराज द्वितीय शासक बनता है 1178 में। आबू पर्वत के पास इसने मोहम्मद गोरी को हराया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मूलराज द्वितीय ने 1178 में आबू पर्वत के पास, माउंट आबू के पास में मोहम्मद गोरी को काशहत के मैदान में जो है पराजित किया था।
इसके बाद में आता है आपका भीम द्वितीय 1178 से 1240 तक। ये जो है इसको अंतिम शासक आप मान सकते हैं। 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने हराया था, लेकिन उसके 2 साल बाद लगभग 1197 में ऐबक ने फिर दोबारा से भीम द्वितीय को पराजित करते हुए अनिलवाड़ पर अधिकार कर लिया था, और इस तरीके से इस वंश का जो है समाप्ति यहीं पर हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आज का क्लास। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको लगातार कवर कराता रहूँगा। रही पीडीएफ की बात, तो मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, सारी पीडीएफ जो पीडीएफ आप देख रहे हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको मैंने खुद लिख करके तैयार किया है। जगह जगह से कंटेंट इकट्ठा करके मैंने इसको पूरा बनाया है, क्योंकि किसी भी सामान्य किताब में एक ही जगह पर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती हैं। करीबन 2-3 बुक्स का रेफरेंस लेते हुए, कुछ गूगल बाबा की मदद लेते हुए सारी चीज़ें तैयार मैंने की हैं। ये पीडीएफ जो है इस क्लास के अपलोड होने के 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको मिल जाएगी। चाहूँ तो मैं तुरंत की तुरंत भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ जो पहले आपको बताया जा रहा है उसको सुनिए, समझिए, उसके बाद में पीडीएफ पढ़िए। पीडीएफ के लिए आपसे कोई मना नहीं है, इसका कोई चार्ज भी नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं टेलीग्राम पर डाल ही देता हूँ। तो पहले आप क्यों ना इस चीज़ को समझ लीजिए, किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ और किस तरीके से इसको पढ़ना है। ठीक है, केवल नोट्स भी आपको दे दिए जाएं, लेकिन उन नोट्स को पढ़ने का तरीका आपको पता नहीं होगा कि किस तरीके से ये पढ़ना है, क्या क्या इसमें से पढ़ना है, सारी चीज़ें रट्टा मारनी है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी। तो वीडियो देख के आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता बार बार इसको देखना है, नहीं देखना है, बिल्कुल एक बार देख के ख़त्म कीजिए। टाइम वेस्ट ज़्यादा करना नहीं है, मैं खुद आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और मेरे पास भी इतना समय है नहीं। आपका समय भी कीमती है, मेरा भी कीमती है, और बार बार यूट्यूब पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक बार आपको वीडियो देखनी है, उसके बाद में नोट्स आपके पास होंगे, आप रिवीजन उसका करते रहिए। और जो है एनसीईआरटी जो है मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो जो है आप चैनल से जुड़े रहें। एनसीईआरटी की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, साइंस है, ये सारी सब्जेक्ट जो है एनसीईआरटी की बुक के थ्रू 6 to 12 की जितनी बुक हैं, मैं जल्दी से सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उससे आप जुड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ, आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस की भी तैयारी कर रहे होंगे, 2023 में भी टाइम है। अगर देखा जाए तो जून के आसपास, जून जुलाई के आसपास जो है एग्ज़ाम होना है, जनरली होता है इसी टाइम पे, जून के आसपास। तो अभी काफ़ी टाइम है। अगर अभी से देखा जाए तो अब आप में से कोई भी अगर पीसीएस को ध्यान में रख के तैयारी कर रहा है, तो एनसीईआरटी जो है मतलब कह सकते हैं प्राइमरी सोर्स है, उसका मस्ट है, इसको आपको पढ़ना ही चाहिए। और एक बार नहीं, इसको बार बार आपको रिवाइज करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी न केवल एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही सफिशिएंट जो है सोर्सेज मानी जाती हैं। तो इस एनसीईआरटी को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हमको ठीक से पढ़ना होगा। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है। मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोग भी जो है इससे अपना लाभ जो है ले सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।